वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ाया था। उसमें क्या था कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया था। तो उसमें सबसे पहला क्या बताया था, यूनिट फैक्टर के बारे में बताया था। तो उसी मेथड से क्या करना था, हमको एक यूनिट से दूसरे यूनिट कन्वर्ट करना था। आज के लेक्चर में क्या पढ़ाया जाना है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें है कि रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जब कंपाउंड बना रहे हैं तो इसमें इनके लॉ होते हैं, उसी लॉ को ये फॉलो करते हैं। तो ये सारे लॉ पढ़ना है कि जब भी कोई एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है तो उसमें क्या कौन कौन से लॉ हैं जो फॉलो होते हैं। तो इसमें ये 5 लॉ हैं जिसको फॉलो करते हैं कभी भी एलिमेंट से हम अगर कंपाउंड बनाते हैं। तो जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसका एक और नाम है, और दूसरा नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डेफिनिट जगह कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये किसका है, गैलुसाक का नियम होता है। तो गैलुसाक का गैसीय नियम बोलते हैं, ठीक है। अगला है अवोगाद्रो लॉ, अवोगाद्रो लॉ हो गया, ठीक है। तो ये 5 लॉ है जिससे हम किसी भी एलिमेंट से कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके क्या क्या लॉ होते हैं, वो हमें जानना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको दिया किसने था, तो लेवासिये ने दिया था। और ये कहता क्या, ये कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि मास जो है ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल ये है कि कार्बन ले लेंगे और साथ में ऑक्सीजन लेंगे, और इन दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के बाद ये बन जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जो कार्बन है अगर हम लेते हैं 12 ग्राम, ये ले लिए हम 12 ग्राम, और ऑक्सीजन ले लिए 32 ग्राम। तो यहाँ रिएक्शन के बाद जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्शन के बाद जो भी यहाँ प्रोडक्ट बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा तो इसका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के मास के टोटल सम के बराबर होगा। मतलब 12 + 32, और ये आ जाएगा 44 ग्राम। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है और इसका जो मास होगा कितना होगा, 44 ग्राम होगा। तो ये रिएक्शन क्या कर रहा है, इस चीज़ को प्रूफ कर रहा है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एक ही एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, ठीक है। तो इसको इस बेसिस पे कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम इधर होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम इधर की तरफ रिएक्शन के बाद भी होंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो इसका मास होगा, टोटल सम ऑफ मास, वो क्या होगा, इधर के मास के बराबर होगा। तो इसलिए मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, यहाँ भी होते हैं कुछ एक्सेप्शंस। और एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि जब भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या कुछ एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ मास जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ मास क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए फार्मूला भी है। इसके लिए क्या था, एक फार्मूला भी आया था, और फार्मूला क्या था, E = ΔM और C²। डेल्टा एम क्या है कि कितना मास में चेंज हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। यहाँ पे जितना मास डिक्रीज करेगा वो मास लिखेंगे यहाँ पे। और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे एनर्जी निकल जाएगी, कितनी एनर्जी यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था इसका एक्सेप्शन। लेकिन लॉ क्या कहता है कि लॉ ये कहता है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है सेकेंड लॉ। तो अब सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसमें क्या करते हैं कि जब भी कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CO2, कार्बन और ऑक्सीजन से ऐसे कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। ये कंपाउंड किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो इसमें अगर हम कार्बन का और ऑक्सीजन का मास देखेंगे तो कार्बन का मास है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। तो इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो इसका रेशियो हो जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 8। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 3:8। किसी भी कंपाउंड को हम किसी भी सोर्स से अगर ऑब्टेन करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो जिस एलिमेंट से वो बना होगा वो एलिमेंट जब भी वो कंबाइन करेंगे तो हमेशा क्या होगा, उनका जो रेशियो होगा हमेशा फिक्स होगा। जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं, अगला एग्जांपल दे देते हैं वाटर का, H2O। तो H2O को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो H2O को हम वापस क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में H2O के वेपर मिलते हैं। उसके अलावा सी से हम ले सकते हैं, पॉन्ड से ले सकते हैं, RO है RO से ले सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा कहीं से भी अगर हम H2O को ऑब्टेन कर रहे हैं तो इसका जो रेशियो होगा, लैब से भी हम लिखते हैं, इसमें लैब से भी हम मान लें तो लैब में ही बना लेते हैं। तो इसको कहीं से भी अगर हम ऑब्टेन करते हैं, ये सब क्या है, ये सब पूरा सोर्स है जहाँ से हम H2O को ऑब्टेन करते हैं। तो कहीं से भी ऑब्टेन किए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाई मास जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1:8 का रेशियो होगा। तो हमेशा ये रेशियो 1:8 का ही रहेगा। और अगर नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे देखें तो 2:1 का रेशियो होगा। ठीक है, तो ये था सेकंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसमें क्या था कि जो भी कंपाउंड है हम किसी भी सोर्स से अगर उसे ऑब्टेन करते हैं तो उसका जो एलिमेंट होगा, जो जिस एलिमेंट से कंबाइंड कर रहा है, उसका जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, हमेशा फिक्स होगा। तो ये था सेकंड लॉ। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, और एक्सेप्शंस क्या होते हैं, इसके आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक देते हैं, वाटर का एग्जांपल देते हैं। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो 2 टाइप्स का, इसके ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स मिलते हैं। एक होता है जो 16 वाला होगा और दूसरा होता है ऑक्सीजन 18 का। अब यहाँ पे जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:16, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा 2:18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो हो गया 1:8 और यहाँ हो गया 1:9। तो यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया। तो ये था एक्सेप्शन इसका। और एक्सेप्शन में क्या आता है, इसको बोलते हैं आइसोटोप। तो जो आइसोटोप्स हैं वो इसके एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो जितने भी लॉ हैं सभी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ बताते चल रहे हैं, लॉ क्या है और उसके एक्सेप्शंस क्या हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शंस आपके IIT चाहे नीट में ये क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ था। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। अब जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या फिर गुणित अनुपात का नियम। इसको दिया था डाल्टन ने। तो थर्ड लॉ में ये कहा जाता है, कभी भी जब 2 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो कभी भी कंबाइन करके अगर एक से अधिक टाइप के अगर कंपाउंड बनाते हैं तो क्या होगा कि बनाते जाते हैं साथ में। जैसे कि बना लिए N2O बनाए, NO बनाएंगे, N2O3 बनेगा, NO2 बनेगा और बनेगा N2O5 बनेगा। तो ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक से अधिक टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं। ये कितना बना लिए, 5 कंपाउंड बना लिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके। तो कभी भी अगर एक से अधिक टाइप के अगर कंपाउंड बनाते हैं और उसमें क्या करेंगे कि एक अगर एलिमेंट का, चाहे तो नाइट्रोजन का या तो ऑक्सीजन का, अगर मास हम फिक्स कर दें तो जो दूसरे का मास होगा, जैसे सपोज करते हैं नाइट्रोजन का मास अगर फिक्स कर देते हैं, तो नाइट्रोजन का मास अगर फिक्स कर देंगे तो ऑक्सीजन के जो मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, दोबारा बताते हैं इसमें क्या है कि इफ़ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। तो 2 एलिमेंट कौन से हो गए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और क्या बना रहे हैं, मोर देन 1 कंपाउंड। तो मोर देन 1 टाइप का देखिए कंपाउंड बना दिए, पहला ये हो गया। अब दूसरा क्या है, द मास ऑफ द 1 एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ ए फिक्स मास ऑफ द अनदर एलिमेंट। तो अगर इसमें एक की बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन का मास अगर हम फिक्स कर दें तो इसमें जो दूसरे का मास होगा वहीं पूछा है, वहीं बताया गया है कि दूसरे का जो मास होगा, अनदर एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा, होल नंबर के सिंपल रेशियो में होगा। अब जैसे कि इसको एक चार्ट बना के पूरा बताते हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ देखते हैं, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 5 टाइप के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो 5वां यहाँ लिखा हुआ है। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब इस कंपाउंड में क्या करना है, नाइट्रोजन का जो मास यहाँ लिखना है और ऑक्सीजन का मास यहाँ लिखना है। तो इस वाले कंपाउंड में N2O में जो नाइट्रोजन है कितना है, 2 एटम है। अगर 2 एटम है, एक का होता है 14 तो 2 का कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 28। और उस समय ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ लिख देंगे 16। अगले में NO दिया है, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो एक का हो जाएगा 14:16, यह हो जाएगा 14 और ये जाएगा 16। ये रेशियो है, ये सारा रेशियो चल रहा है। अगला है N2O3 है, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 × 3, ये हो जाएगा 48। अगला देखेंगे NO2 दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 × 2 32। यहाँ पर N2O5 होता है अगला, तो N2O5 में नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 × 5 और ये हो जाएगा 80। तो ये तो रेशियो था किसमें, इसके ओरिजिनल कंपाउंड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा। इस वाले में 28:16 का रेशियो, इसमें 14:16 का है, फिर ये 28 × 48 का रेशियो है, इस वाले में 14:32 का रेशियो है, यहाँ पे क्या है 28:80 का रेशियो है। तो ये तो रेशियो है।
अब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ तक जो है ये लिखा हुआ है कि इफ़ टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ये वाला हो गया। आगे दिया हुआ है कि अगर किसी एक एलिमेंट का मास को अगर हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो इसमें अभी तो फिक्स नहीं है, किसी एक का फिक्स कर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिए तो इस कंपाउंड में अगर मान लेते हैं कि 28 की जगह नाइट्रोजन कितना है, 14 ही है, सबको 14 बनाना है हमको। यहाँ पे सबको 14 कर दे रहे हैं, लिख देते हैं एक साथ। तो इस वाले में अगर 28 था, अगर नाइट्रोजन 28 था तो उस समय ऑक्सीजन क्या था, 16 था। अब इसी में अगर इसी कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन को हम कर दिए 14 कर दिए, तो अगर ये 14 कर देंगे तो ये क्या हो गया, 28 से हाफ हो गया। तो अगर 28 से हाफ हो गया तो इसमें जो ऑक्सीजन का भी जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 18 की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अगले में ये 14 है तो यहाँ पे 14 ही लिखा हुआ है, तो सेम रेशियो लगेगा। 14 से 14:16 है तो यहाँ 14:16 का ही रेशियो रहेगा। अगले में फिर 28 दिया है, 28:48 दिया है, तो इसको हम वापस करना है 14। अगर 14 करना है तो इसको अगर हाफ करना है तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो इसका रेशियो आधा हो जाएगा। तो ये हो गया 14 और ये हो जाएगा 24। अगले में 14:32 दिया, यहाँ भी 14 दिया है तो 32 हो जाएगा। और लास्ट वाले में 28 दिया हुआ है तो इसको 14 हाफ इसको भी किया गया तो इसको भी हाफ करेंगे, तो 80 की जगह लिख देंगे यहाँ पे 40। अब जो ये ऑक्सीजन का रेशियो है, अब यहाँ पे फिर से इस वाले लाइन को देखेंगे। अब इस वाले लाइन में क्या दिया हुआ है कि अगर वहाँ पे जो मास ऑफ द वन एलिमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट। तो अदर एलिमेंट ये है, इसके फिक्स मास से कितना है, 14 के मास से कंबाइन कर रहा है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये सिंपल रेशियो में आएगा, ठीक है, सिंपल होल रेशियो में आएगा। तो इसको देखते हैं कैसे आ रहा है। इसको हम रेशियो बनाते हैं 8:16:24:32:42 ये लिखना है हमें। तो यहाँ लिख देते हैं 8:16:24:32:40। अब ये सारा जो है डिवाइड हो सकता है किससे, 8 से डिवाइड हो सकता है। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। तो इसका जो रेशियो होगा ये सिंपल रेशियो में आ गया 1:2:3:4:5। तो इसी को प्रूफ करता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक बार और बताते हैं क्या होता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे एग्जांपल लिया गया है कि दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक टाइप के अगर कंपाउंड बनाते हैं, दो ही बना दिए तो भी उसमें सिंपल रेशियो में आएगा। तो एक से अधिक टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या है 5 कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसमें अब क्या करेंगे, किसी एक एलिमेंट का, जैसे नाइट्रोजन का किसी एक एलिमेंट का अगर मास को हम फिक्स कर देते हैं, जैसे आप सबको फिक्स कर दिए कि सारा हो गया 14, तो नाइट्रोजन से दूसरा एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है ये जुड़ा हुआ है, तो इसका जो मास होगा ये हमेशा क्या आएगा, सिंपल रेशियो में आएगा। यही लॉ कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये था थर्ड लॉ। अब बात करते हैं फोर्थ लॉ की। तो फोर्थ लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को हिंदी बोलेंगे गैसीय अनुपात का नियम। तो इसे किसने दिया था, इससे दिया था गलुसाक ने। तो इसमें नियम में क्या कहता है कि अगर दो या दो से अधिक गैस आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर प्रोडक्ट भी गैसीय स्टेज में बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट भी क्या होता है गैसीय फेज में बनता है, तो उसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट का जो गैस है इसका जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। तो वहीं लिखा हुआ है इफ़ टू गैस कंबाइंड to give off third gas then the ratio of all gases is in simple ratio। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे H2 और साथ में N2, ये दोनों कंबाइन किया और कंबाइन करके बना लिया NH3। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, अब हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 6, यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पर ये भी गैसीय स्टेज में है, ये भी गैस है और ये प्रोडक्ट बना ये भी गैस है। तो कभी भी दो या दो से अधिक गैस आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी अगर क्या हो, गैसीय फेज में हो, तो क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है इनका जो रेशियो होगा बाय वॉल्यूम वो क्या होगा, हमेशा सिंपल रेशियो में होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, अब इसको ये है 3 और ये है 1 और ये है 2, तो इसका जो रेशियो है 3:1:2। ये क्या है, एक सिंपल रेशियो है, ठीक है, ये है सिंपल रेशियो, ठीक है, सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम में लिखेंगे क्योंकि एक्चुअल में ये वॉल्यूम होता है, सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है।
तो ये होता है आपका लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम फिर से बताते हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम किसने दिया था? गैलुसाक ने दिया था, इसीलिए इसको बोलते हैं गैलुसाक का गैसीय नियम। तो गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसीय वॉल्यूम ये भी बोलते हैं। अब इसमें क्या था कि अगर 2 या 2 से अधिक गैस आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या करते हैं, तीसरा भी अगर गैस बनाते हैं, तो इसमें जो रिएक्टेंट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, या फिर जितने भी गैस होंगे उनका जो रेशियो होगा बाई वॉल्यूम क्या होगा, वो एक सिंपल रेशियो होगा। यही आपका फोर्थ लॉ है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब अगला जो लॉ है वो है अवोगाद्रो लॉ। इसे बोलते हैं अवोगाद्रो का नियम हिंदी में, और इसे किसने दिया था? अवोगाद्रो ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे पड़ा है अवोगाद्रो लॉ। अब इसमें क्या करते हैं कि अगर 2 गैस हैं, 2 कंटेनर ले लिए और इसमें क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। यहाँ पे भी वॉल्यूम भी है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है, ठीक है। ये वॉल्यूम दोनों का सेम है और दोनों में क्या कर रहे हैं? अलग अलग गैसेज भर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर भर देते हैं H2 और यहाँ भर देते हैं O2, ऑक्सीजन गैस मान लिया गया कि भर दिया गया। तो यहाँ पे H2 हो गया, यहाँ पे O2 हो गया। अब जो है क्या करेंगे कि इसका अगर इन दोनों को अगर सेम टेम्परेचर पर रख देते हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रख देते हैं, ठीक है। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे 2 गैसों को रखते हैं और उसका वॉल्यूम भी अगर सेम रहता है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर n है तो इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n ही होंगे, ठीक है। तो यही था आपका अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, फिर से बताते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये इक्वल वॉल्यूम है दोनों V और V, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रख देते हैं, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों का सेम होगा। इसमें अगर 100 मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी 100 मॉलिक्यूल ही होगा। तो सिंपल से कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर ये तीनों चीज़ अगर फिक्स है, अगर ये तीनों चीज़ अगर सेम है, फिक्स क्या है? सेम है। अगर क्या चीज़ है? वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीनों चीज़ अगर हम क्या कर देते हैं? सेम कर देते हैं। अगर सेम कर दिए तो 2 डिफरेंट अगर गैस भी हो रहा है, ठीक है, 2 अगर डिफरेंट गैस भी अगर होते हैं, तो इसमें और इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। देन तो इसके लिख सकते हैं देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेज आर सेम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर ये तीनों चीज़ें क्या कर सकता है? अगर सेम कर देते हैं तो 2 अगर अलग अलग गैस भी हैं तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो सेम होगा। इसमें अगर 100 है तो इसमें भी 100 होगा। तो ये था आपका 5वां रूल। तो ये 5 जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अवोगाद्रो लॉ, इस पर आपको आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, आगे आपको कराए भी जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसके आगे के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे।